नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे साथियों। और इस सीरीज में घटना चक्र के इस सीरीज में साथियों आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों हम लोग 2023 का घटना चक्र बीपीएससी का अध्ययन कर रहे हैं साथियों। इसमें आपको लगभग साथियों 1992 से लेकर 2022 तक के जितने भी बीपीएससी में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारे प्रश्नों का आप सभी को एक ही जगह एक ही बुक में साथियों संग्रह मिलने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है साथियों कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कुछ तथ्य भी मिलेंगे जिससे आने वाले समय में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, और यह जो आपका पूर्वावलोकन है साथियों, यह सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं, बिहार दरोगा के लिए, बिहार कांस्टेबल या फिर साथियों आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी राज्य का आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही यह इम्पॉर्टेंट है साथियों। क्योंकि थोड़ा सा लेवल अगर हाई देखा जाए तो साथियों लेवल नीचे का जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हो अपने आप आपको निकलते चला जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर साथियों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह बीपीएससी के लिए, सभी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और यह आप किसी भी टॉपर से या फिर किसी भी कोचिंग संस्था के द्वारा आप हमेशा देखते होंगे कि यह पूर्वावलोकन का अध्ययन करने के लिए बताया जाता है साथियों। इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा सब्जेक्ट वाइज सारे चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक जो भी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं साथियों, चाहे वह भारतीय इतिहास का हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, साथियों हम लोग सभी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं बारीकी से। इसका आप सभी को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। और साथियों यह बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल या फिर साथियों बिहार के किसी भी एग्जाम हो, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर को पूरा जरूर देखा करें, ठीक है, और शेयर जरूर किया करें साथियों अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल जो भी लोग हैं उनको शेयर जरूर किया करें। चलिए साथियों हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे इसमें, जिसमें साथियों हम लोग लगभग कुछ प्रश्नों का अध्ययन किए थे, कुछ प्रश्न बच गए थे, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों अपने सेशन को। ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 73 है। 73 नंबर प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में किए थे, आज हम लोग यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे साथियों। कह रहा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती कितनी है साथियों, तो याद रखेंगे वह ठोस होती है, ठीक है। और कितनी होती है साथियों, इस चीज़ को आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जो मनुष्य के जो शरीर होते हैं साथियों, उसके पैर की जो हड्डी होती है वो क्या होती है, तो ठोस होती है, याद रखेंगे, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है ठोस होती है। नेक्स्ट है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है साथियों, याद रखेंगे ये लगभग आपका कितना हो जाएगा, तो साथियों क्या वह 100 हो जाएगा, 200 या फिर 300, कौन सा हो जाएगा साथियों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं साथियों। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए जानते हैं वास्तविक में कितने हड्डियाँ होती हैं, तो याद रखेंगे साथियों 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वह 206 होती है। आप सभी को इस चीज़ के बारे में पहले से पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद साथियों जिसमें पहला है अक्षीय अंकाल, जिसको कहते हैं एक होता है साथियों उपागीय कंकाल, ठीक है। अक्षीय कंकाल और उपागीय कंकाल इसमें विभाजित होती है। चलिए आगे बात किया जाए साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषित अंग नहीं है साथियों, याद रखेंगे यह अवशेषित अंग की बात की जा रही है। और साथियों सामने वाले चपटे दांत, ठीक है, जो हमारे सामने समक्ष होते हैं, सामने फ्रंट में जो टीथ होते हैं साथियों, यह क्या होता है साथियों, तो यह होता है आपका अवशेषी अंग का क्या होता है साथियों, नहीं होता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में हम लोग साथियों। तो जीवधारियों में अकारकीय एवं शारीरिक अध्ययनों में से हमें शेषी अंगों के बारे में ज्ञात होता है साथियों। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियावहीन प्रतीत होता है, पर इसमें पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है साथियों। उदाहरण के आधार पर अगर देखा जाए तो मनुष्य के वृद्ध दांत में उपस्थित क्रीम रूप साथियों, क्रीम रूप पाटी से शेषिका साथियों एवं आँख की निमेशन झिल्ली पर शेषिका सहकारिक, याद रखेंगे साथियों सहकारिक
रूमेजिड स्तनपायी श्रेणियों में क्रियाशील होती है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे साथियों। आपको याद बस इतना रखना है तो काफ़ी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ कम से कम याद रखेंगे। चलिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, वह कौन सा है? साथियों, इसका सही आंसर एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं थोड़ा तथ्यों की ओर, तो आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों कि एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। ठीक है, क्या कह रहा है? एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करते रहता है। ध्यान देंगे कि जीवों को ज्यादातर अभिक्रियाओं एंजाइम की उपस्थिति में होती है और उत्प्रेरक के रूप में यह क्या करता है साथियों? तो यह अग्र और उत्क्रम फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों प्रकार के कार्य करते हैं, इसलिए इस पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से कथन को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह क्या है साथियों? तो याद रखेंगे विटामिन सी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए बात किया जाए आगे। तो विटामिन सी रसदार फल है और साथियों विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है ये चीज़। ठीक है, विटामिन सी कहाँ पाया जाता है साथियों? तो खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसमें से आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे। चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है साथियों, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे एस्कॉर्बिन होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए, दूध किसका घटिया स्रोत है बताया जा रहा है साथियों? दूध किसका घटिया स्रोत है? तो याद रखेंगे इसका विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी में अगर साथियों दूध में अगर विटामिन सी दिया जाए तो क्या हो जाता है साथियों? वो आप देखते होंगे साथियों कि वह विखंडित हो जाता है, फट जाते हैं। जैसे दूध में अगर नींबू डाल दिया जाए साथियों तो देखते होंगे कि दूध फट जाते हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग साथियों सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, परंतु साथियों याद रखेंगे इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः साथियों यह विटामिन सी का घटिया स्रोत माना जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताया करें साथियों, और इस पूर्वालोकन के बाद आपके लिए कौन सा सीरीज लाया जाए आप लोग जरूर बताएं साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साथियों अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों कि इलुलिन प्राप्त होता है। साथियों इलुलिन प्राप्त कहाँ से होता है? तो याद रखेंगे डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होते हैं। इलुलिन एक क्या साथियों? तो पॉलीसेक्राइड है जो डहेलिया के जड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को समझते चलेंगे और क्लास को जरा शेयर करते चलेंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, वह कौन सा है? याद रखेंगे वो आपका जल हो जाएगा। ठीक है साथियों, जल हो जाएगा। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है और इसकी मात्रा साथियों लगभग 80% तक भी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके पश्चात कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजुआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? क्या साथियों इसका सही आंसर होगा? आप लोग जरा बताते चलेंगे। साथियों यहाँ पे आंसर क्लियर नहीं किया गया है, तो हम लोग साथियों तथ्यों की बात करेंगे, उसके पश्चात अपने आप आंसर हम सबको पता चल जाएगा। ध्यान देंगे आधुनिक खोज से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजुआ के उद्भव का प्रारंभ जो है वह 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। ठीक है साथियों, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव साथियों 2.3 अरब पूर्व माना जाता है साथियों। तो इस प्रकार से जो भी है साथियों यह कथन गलत है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? साथियों निषेचन की जो क्रिया होती है वह आप याद रखेंगे अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपके समक्ष इस प्रकार है, तो चीजों को समझते चलेंगे। कह रहा है साथियों कि मानव में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, मानव में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। और साथियों मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्म
शुक्राणु स्त्री जनजांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होता है और साथियों करोड़ों शुक्राणु यौन में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा के से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अतः साथियों सिर्फ एक शुक्राणु क्या होता है साथियों, अंडवाहिनी नील में अंडाणु को निषेचन करता है। तो इस प्रकार से चीज को समझते चलेंगे। ठीक है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है कौन सा है, तो साथियों याद रखेंगे आधुनिक जो मनुष्य है, हम मनुष्य हैं जो हैं, हम सभी का जो पूर्वज हैं वह कौन है साथियों, तो आप याद रखेंगे साथियों यह ऑप्शन नंबर बी क्रोमेंगनान मनुष्य हैं। ठीक है, क्रोमेंगनान मनुष्य हैं साथियों, इस प्रकार से याद रखेंगे। ध्यान देंगे साथियों क्रोमेंगनान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। ठीक है, और याद रखेंगे यह आज के मानव से एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पूर्वज आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे, नाम आपसे याद रखा जाएगा या फिर साथियों लंबाई भी पूछा जा सकता है। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। ठीक है साथियों, यह भी आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक मानव का जो पूर्वज है वह किस युग में वह अस्तित्व में आए थे, किस युग से माने जाते हैं, तो याद रखेंगे पाषाण युग। ठीक है, चलिए उसके पश्चात कह रहा साथियों वह पशुओं की खाल को सील कर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र द्वारा प्राप्त होते थे। साथियों वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 100% आने वाले समय में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कहता है विकास का मुख्य कारक क्या है। साथियों विकास का जो मुख्य कारक है वह है आपका प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण है, इस प्रकार से समझते हैं थोड़ा तथ्यों को तो क्लियर हो जाएगा आपको। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इनमें जाति के अभ्युदय को अनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्यता क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। उसके बाद कह रहा है कि शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसके कहते हैं क्या कहते हैं, क्या वह साथियों ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं साथियों, क्या वह पैरासाइटिज्म हो जाएगा, म्यूटिज्म हो जाएगा, कॉलोनिज्म हो जाएगा या फिर कारणवर्ण हो जाएगा। देखते हैं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। याद रखेंगे इसका सही आंसर आपके समक्ष हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए साथियों इसको तथ्यों की बात की जाए। ठीक है साथियों ध्यान दीजिएगा तथ्यों पे। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है साथियों, याद रखेंगे, जिससे म्यूटिलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें शैवालों तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं और साथियों शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। याद रखना होगा कि कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध भी कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है कि प्रतिवर्तीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। साथियों इसका याद रखेंगे, प्रतिवर्तीय क्रियाओं का जो बात की जा रही है वह आपका हो जाएगा साथियों स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड में होता है साथियों, याद रखेंगे। कशेरुक रज्जु में होते हैं साथियों, तो याद रखेंगे ये सब। थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो साथी हिंदी में अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है साथियों, लेकिन हम उनको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़्यादा डिप्रेशन में ना रहें, ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि साथियों साइंस जो होता है साथियों वह हिंदी थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चीज़ों को इंग्लिश में भी समझते चलें। ठीक है, चलिए नाम को हिंदी में ही याद रखेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ज़्यादा आसानी से आपको नाम याद होंगे। ठीक है साथियों, प्रतिवर्तीय क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है और साथियों मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला ओवला गेटा से आरंभ होता है और कशेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह साथियों मस्तिष्क कारण द्वारा ढका रहता है और कुल मिलाकर साथियों 31 जोड़े साथियों याद रखेंगे मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से मिलता
है। तो ठीक है साथियों, इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चीज़ को आप समझने का कोशिश करें, क्लास को एक बार दो बार देखें तो आप समझ पाएंगे। कोई भी एक बार में विद्वान नहीं बन पाता है। कहता है कि विकास का कारण क्या है। साथियों, विकास का जो कारण है वह आपके समक्ष है कि पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है, विकास का क्या कारण है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। साथियों, समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में इस चीज को। कह रहा है विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर के स्लाइड में इस चीज को समझ चुके हैं। इनमें साथी जाति के अभ्युदय को अनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्यक क्रिया और प्राकृतिक चयन के आधार पर भी समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझेंगे। नेक्स्ट है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस का नाम क्या है। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे साथियों P&D दोनों बताया जा रहा है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे आप तथ्यों को समझेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में साथियों एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथियों प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा ही पकता है। याद रखेंगे, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए सभी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। माम पौधे की भांति पौधा मिलता है। साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, तो साथियों यह बीजों से है और तना काट से है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनमें दोनों से होगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे, अब आगे की बात किया जाए तो साथियों यहाँ ध्यान देंगे, माम पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है। ठीक है, उसके पश्चात है कि पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है और उसे कहा जाता है। साथियों, इसका सही आंसर आपका प्रसरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके समक्ष। इस प्रकार से आप चीज को समझ सकते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में प्रसरण ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। जल से बाहर निकालने जाने पर मछली मर जाती है, क्योंकि साथियों उसके साथ क्या होता है, तो वे श्वास नहीं ले पाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको पहले से ही पता होगा। अब साथियों जो आपको पता होगा वो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पता होगा यहाँ ध्यान दीजिएगा। हवा में लगभग साथियों 21% ऑक्सीजन होता है तथा पानी में भार की तुलना के लगभग 0.5 -0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है। किंतु साथियों अधिकतर मछलियाँ यानी पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 उसके साथ क्या होता है साथियों, O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। ठीक है, और याद रखेंगे इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी होता है, पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति साथियों कार्य करते हैं। मछली की जो गलफड़ा होता है साथियों उसकी बात की जा रही है। साथियों पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाती है, जिसके कारण सहती क्षेत्र कम हो जाता है और इसे घुटते हुए सहती क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। तो ये था साथियों आपके समक्ष कुछ वैज्ञानिक रूप से समझ। हम लोग बचपन से जानते हैं कि मछली को पानी से निकाल देने के बाद वो मर जाती है, लेकिन क्यों मर जाती है यह वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आप चीज को समझ गए होंगे। चलिए आगे है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं क्या। साथियों उसे कहते हैं आवास, याद रखेंगे। ठीक है, किसी जाति विशेष के पौधे या परजीवों या अन्य जीवधारी के रहने की सटीक जगह को एक्चुअल लोकेशन आवास कहते हैं। साथियों याद रखिएगा इस चीज़ को। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। साथियों वह एक दूसरे को गंध के आधार पर पहचानते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सॉरी साथियों थोड़ा सा आप लोग यहाँ तथ्यों को भी देख लेंगे। साथियों लगभग सभी पक्षों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियाँ होती है। अब देखिए साथियों हम लोग समझते हैं कि हम लोग मनुष्य हैं तो एक दूसरे से बोलकर अपनी भावना को समझाकर एक दूसरे के बात को समझ पाते हैं, लेकिन साथियों वह भी जीव जो
हमसे भिन्न हैं, उनके भी अपनी अपनी कुछ विशेषता होंगी, अपने आप में बात करने की तरीका होंगे। तो यहीं पे इस चीज़ बताया जा रहा है साथियों कि सभी पक्षी सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है और यह दृष्टि, आवाज़, स्पर्श, अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। जिस प्रकार से हम लोग अपने आँखों से देखकर किसी को चीज़ को चिन्हते हैं, जिस प्रकार से अपने आवाज़ को बोलकर किसी बात को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, उसी तरह कैसे साथियों दूसरे जीव भी अपने अपने तरीका से अपने जीवन शैली में प्रयोग करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उनके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मृदान करती हैं और साथियों जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, माइक्रोबीन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में साथियों याद रखिएगा आपका लोहा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जान लेते हैं साथियों, मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारी और मांसपेशियों में पाए जाते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? साथियों याद रखेंगे, इसके सही आंसर हो जाएगा आपका डायलिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हम लोग कल के सेशन में भी इसको समझे थे। साथियों, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ठीक है, चलिए, इंसुलिन की कमी से साथियों मनुष्य में मधुमेह होता है। ठीक है, और साथियों इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो याद रखेंगे इन चीज़ों को। साथियों, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा साथियों, वह किसके द्वारा होता है? तो आपका जीवाणु। ठीक है, जीवाणु के द्वारा होते हैं साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी साथियों, विषाणु के द्वारा होते हैं। क्षमा चाहेंगे साथियों, थोड़ा सा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हम कहेंगे ना, तो याद रखेंगे विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए तथ्यों की ओर बात किया जाए। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है साथियों, और एड्स रोग का कारण विषाणु HIV। याद रखेंगे साथियों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है साथियों, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। आपसे HIV का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे है कि साथियों HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? क्या वह क्षय रोग है, आंत्रशोथ है, कैंसर है या फिर एड्स है? तो साथियों अभी आप ऊपर वाले सेक्शन को देखकर भी समझ गए होंगे इसका एड्स होता है। चलिए बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों निमोनिया एक संक्रमण है, किसका है साथियों? तो याद रखेंगे फेफड़े का है। ठीक है, फेफड़ों का है। निमोनिया क्या है? फेफड़ों का है साथियों। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण रोग है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में क्या होता है, प्रहार उत्पन्न करता है। यह साथियों संक्रमण विषाणुओं और जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है कि स्त्रियों की तुलना में स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए जान लेते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में इन बात को। याद रखेंगे स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से पीड़ित होता है साथियों, क्योंकि स्त्री में 2 डबल X होते हैं साथियों क्रोमोसोम, लेकिन वहीं साथियों जिसमें एक X क्रोमोसोम वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो साथियों दूसरा सामान्य X क्रोमोसोम उससे संतुलित कर देता है। इस प्रकार से साथियों हम कह सकते हैं कि महिला केवल वाहक का कार्य करती है परंतु पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोग ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को समझिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ध्यान दीजिएगा, आपका एक पेड़ से मिलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साथियों, एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक, जिसे एंटीपायरेटिक दवाएं वेदना निवारण का काम करती है और इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? साथियों गेहूं की खेती हेतु
आप नाइट्रोजन का उर्वरक का उपयोग करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके समक्ष कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्या वह लोहा होगा, मैग्नीशियम होगा, या फिर साथियों यहाँ ध्यान देंगे आपका लोहा होगा, मैग्नीशियम होगा, या फिर जस्ता होगा साथियों। तो याद रखेंगे आपका मैग्नीशियम होगा। साथियों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है और क्लोरोफिल पौधा में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण साथियों वर्णक पिगमेंट है। यह याद रखेंगे कि यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से साथियों रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझते चलेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की क्रिया कहलाती है क्या? याद रखेंगे साथियों आपका क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है साथियों, ध्यान देंगे आगे कि हरे पादप स्वपोषी होते हैं। एक प्रकाश संश्लेषण साथियों की प्रक्रिया द्वारा खास संश्लेषण करते हैं। और याद यह भी रखना होगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है प्रकाश की सहायता से खाद का संश्लेषण करना। साथियों यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य से के प्रकाश वर्ण हरित CO2 एवं जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करती है। साथियों हम कल के लेक्चर में आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण की विधि क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं साथियों कि इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए। यह हम कल समझा दिए थे, इसलिए आज एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं साथियों कि इसके यह जो आप देख रहे हैं। चलिए उसके बाद कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? साथियों इसका नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग तथ्य पे बात करेंगे। तो साथियों कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। याद रखिएगा, वे कीटों का भक्षण करके क्या करती है? अपनी नाइट्रोजन आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? साथियों जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उसका जो पौधा का अंग है वह आपका पुष्प है। क्यों है? थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। साथियों जीवन चक्र एक की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। पुष्प ही परागकण द्वारा भ्रूण का विकास करता है साथियों, जिससे बीज बनता है और बीज के अनुकरण से ही पुनः पौधा बन पाता है। तो इसे हम लोग कहेंगे साथियों जीवन चक्र, लाइफ सर्कल इसे हम लोग कहेंगे। चलिए पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करते हैं साथियों, तथा डैश में भी मदद करता है। क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे साथियों, क्या वह भोजन के भंडारण हो जाएंगे, पौधों का आकार देने श्वसन या फिर प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा? साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई दे रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग तथ्यों को समझ लेते हैं, आपके समक्ष क्वेश्चन का आंसर पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साथियों कि पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरित करते हैं तथा भोजन के भंडारण हेतु साथियों मदद भी करता है। यह पौधे का पत्तियां, फूल एवं फलों को के सहारा के साथ पौधे का आकार देने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन है साथियों? सब जीवित वृक्ष की बात की जा रही है, तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो परगान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड, ठीक है, सिकोगा या फिर साथियों सिकोगा सेमर वीरेंस या फिर साथियों सिकोगो कह सकते हैं, शिकागो। ठीक है, सिकोआ है। ठीक है, सिकोआ कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है और सबसे छोटा, याद रखेंगे साथियों, सबसे बड़ा वृक्ष आपको सिकोआ है और सबसे छोटा एंटीजियोस्पर्म वुल्फिया है। ठीक है, तो इस तरह से दो आपके सामने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। साथियों नेक्स्ट है कि एस्पिरिन है क्या? तो साथियों एस्पिरिन जो है वह आपका क्या हो जाएगा? तो एंटी
पायरेटिक है। ठीक है, यह लगभग साथियों हम लोग एक बार फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो याद रखेंगे इस चीज़ों को। साथियों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। साथियों इसका सही आंसर आपका सोयाबीन में पाया जाता है। साथियों सबसे अधिक सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है, इसलिए साथियों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक बताया जा रहा है साथियों, सबसे अधिक, इससे ज़्यादा सोयाबीन से ज़्यादा किसी में भी आपको प्रोटीन नहीं होता। अगर किसी को प्रोटीन की कमी है तो साथियों आप उनको सोयाबीन का सजेशन दें सोयाबीन खाने के लिए। साथियों वनस्पति खाद में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है और इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है साथियों लगभग 38 से 42% होती है। देख सकते हैं 38 से 42% की बात की जा रही है, जो अन्य फलियों से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। याद रखिएगा साथियों, थोड़ा तथ्य पे बात कर लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। साथियों गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली कलम या पेरी द्वारा होता है, लेकिन हर भुट्टी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है। और याद रखेंगे साथियों, इसलिए हर 3-4 वर्षों के बाद ताजी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। ठीक है, तो कारण को आप लोग समझ गए। साथियों इसका टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी को वहाँ पे PDF मिल जाएगा। साथियों अदर जितने भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बुक हैं उन सभी बुक का वहाँ PDF मिलता है। साथ में वहाँ पे डिस्कशन भी आप हमसे कर सकते हैं कि आपको किस तरह से क्लासेस चाहिए, क्या किस टॉपिक पर चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, किस विषय पे चाहिए, किस तरह से BPSC और बिहार दरोगा में आने वाले समय में तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा साथियों। चलिए आगे बात की जाए तो कह रहा है संसार का सबसे बड़ा पुष्प, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका सही आंसर आपका रेफलेशिया हो जाएगा। ठीक है, रेफलेशिया हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है और यह इंडोनेशिया वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया था। साथियों तो इनका नाम याद रखेंगे, खोजे गए वर्ष याद रखेंगे, और साथियों इस फूल का व्यास जो है वह 100 सेंटीमीटर तक तथा वजन अगर बात की जाए तो 10 किग्रा तक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे बात की जा रही है आपके समक्ष साथियों, याद रखेंगे, कह रहा है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा साथियों, इनको सम्मानित जो किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए बात करें थोड़ा सा डिटेल में। तो साथियों हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए साथियों 1968 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता भी लगाया। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा साथियों, इनके योगदान को, इनके द्वारा किए गए कार्य को। डॉक्टर द्वारा एंथीसीमिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन है। याद रखेंगे, वह आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, याद है रखिएगा साथियों। आगे कह रहा है कि आर्कियोटेपिक्स क्या है साथियों। याद रखेंगे, आर्कियोटेपिक्स जो है वह आपका हो जाएगा साथियों जुरासिक युग का सर्वपुराण पक्षी। साथियों जुरासिक युग आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम लोग जब हम लोग साथियों फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से ये सब चीज़ समझाया जाएगा। उसके पश्चात है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें। याद रखेंगे साथियों, वह आपका हो जाएगा स्तनी में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा तथ्य पे। तो साथियों डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है और डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती है, जिनमें से गंगा डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। प्रतिवर्ष
5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। साथियों वह कौन सा रोग है? तो याद रखेंगे साथियों, वह क्षय रोग है। ठीक है, प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय इस रोग से साथियों प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेगा। साथियों भारत में क्षय रोग से वर्ष 2016 में 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और साथियों क्षय रोग का कारण जीवाणु होता है। इसका नाम माइक्रोकोन्ड्रियम या फिर साथियों ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है साथियों, तो आप जीवाणु के नाम जान गए, उससे प्रभावित चीज़ों को जान गए कि कहाँ पे कौन सा पार्ट प्रभावित होता है। उसके बाद है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि ऑक्सीजन की कम या मात्रा को मुक्त करते हैं। ठीक है, या फिर साथियों और हम लोग देख लेते हैं, रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इसलिए रात को सलाह दिया जाता है कि पौधे के नीचे, पेड़ों के नीचे नहीं रहना चाहिए। हाँ, दिन को रहना होगा साथियों, दिन को काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दिन में रहना। ध्यान दीजिएगा साथियों, रात के समय में पेड़ के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी है वह कौन है? तो याद रखेंगे फ्रुक्टोज है। ठीक है, फ्रुक्टोज है। क्लासेस कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएं। और आगे अगर बात की जाए तो सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक साथियों मोनोसेक्राइड है जो लगभग सभी फलों और शहद और कुछ सब्जियों में भी पाए जाते हैं। फ्रुक्टोज का अणुसूत्र याद रखेंगे साथियों C6H12O6 होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा साथियों कि फ्रुक्टोज का अणुसूत्र बताएं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। ये क्या है साथियों? तो यह प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मीठी शर्करा है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। शर्कराओं में सबसे मीठी साथियों, तो याद रखेंगे, आप अभी जस्ट यहाँ पे पढ़े हैं, तो यहाँ साथियों फ्रुक्टोज हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात कर जाए तो कह रहा है कड़वाहट के लिए मानव जीवन का संवेदनशील क्षेत्र है वह क्या है? तो याद रखिएगा साथियों पीछे का भाग। ठीक है, यह याद रखिएगा साथियों मानव जीव का अग्र छोड़ मीठे, ठीक है, मीठे, पश्चिम भाग कड़वे और पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोड़ एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव कराते हैं। ठीक है साथियों, तो इसको आप लोग समझिएगा। स्वादों की बात की जा रही है तो आप लोग समझेंगे। ठीक है, मटर पौधा क्या है साथियों? क्या वह शाक है, पुष्प है, झाड़ी है? ठीक है, तो याद रखेंगे साथियों मटर जो है वह शाक है। किस तरह से है यहाँ ध्यान दीजिएगा। मटर शाक फूल का द्विबीजपत्री पौधा है साथियों, जो साथियों यह रवि की फसल है और स्वर्ण रेखा, अपर्णा और पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। ठीक है, तो मटर की प्रजातियां अगर आपसे पूछा जाए तो यह सब आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है या फिर होते हैं क्या? चर्बी, वसा, तेल, प्रोटीन या फिर स्टार्च। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। तो थोड़ा तथ्यों पे बात की जाए तो फलियां में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और साथियों इनमें पौधों के क्या होते हैं लेगुमिनोसेस कुल के अंतर्गत शामिल होते हैं। इनकी जड़ों की साथियों ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए साथियों मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि ये सभी आएंगे। ठीक है, तो साथियों आगे हम लोग बात करेंगे तो कहता है साथियों कि थायराइड ग्रंथि और साथियों थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या? थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावित हार्मोन कौन सा है? साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए TSH
होगा साथियों। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि TSH का मतलब क्या होता है, इसका यह किस प्रकार से होते हैं। थायराइड गले के पास पाए जाने वाले एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इनमें स्रावित होने वाला हार्मोन्स शरीर की ऊर्जा का विनिमय करता है और यह हार्मोन्स क्या होता है साथियों, TSH होता है साथियों, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों कि यह क्या हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है साथियों, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए, कह रहा है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। साथियों इसका सही आंसर आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे साथियों, क्योंकि ये गले में आयोडीन जो बीमारी है साथियों, यह गले में होती है, ठीक है। और ये थायराइड ग्रंथि जो है वह गले में ही पाए होते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल साथियों, जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंततः स्रावित होता है साथियों, स्रावित हार्मोन्स होता है, जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं साथियों, THS, ठीक है, TSH, सॉरी साथियों, TSH या थायरोट्रोपिन, जिसका स्राव अग्र पिट्यूटरी की थायरोप्राइड कोशिकाएं करती है। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी होने वाली पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावत बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अत्यधिक हार्मोन स्रावित करता है और साथियों इसलिए प्रेरित करता है और शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा, जो कि हम अभी थोड़ा सा पहले आपको बताए थे, नामक एक रोग भी देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका यह बायोलॉजी का अंतिम प्रश्न है साथियों, और इस तरह से आपका इस पूर्वालोकन में बायोलॉजी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं साथियों, तो याद रखेंगे द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है साथियों मानव एवं अन्य जीव, जो कि एक क्या है, सर्वहारी है। आप सभी को पता होगा साथियों, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, ठीक है, इस प्रकार से आप सभी ने पढ़ा होगा। मांसाहारी द्वितीय या गौण उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होती है और प्राथमिक उत्पादक पौधे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हम जो प्रजाति हैं साथियों, या फिर हम जो मनुष्य हैं, वह किस प्रकार के जीव में आते हैं साथियों। इस प्रकार से आपका पूरा बायोलॉजी का सेगमेंट खत्म होता है और इसके बाद हम लोग साथियों गणित की ओर अभी नहीं चलेंगे साथियों, आपका गणित यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके बाद हम लोग पॉलिटी की ओर चलेंगे, राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे साथियों। आपका ज्योग्राफी का लगभग साथियों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, वह भी आपका क्लासेस चल रहा है। तो इस प्रकार से आपका पूरा डिटेल में आपका साथियों बायोलॉजी खत्म हो गया है। अभी तक साथियों जो भी बायोलॉजी में पूछे गए प्रश्न थे BPSC में साथियों, वह आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी बिहार दरोगा, BPSC या फिर बिहार के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको इस लेक्चर के सुनने के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट करें, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है साथियों, यह आप याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं डेली, आप लोग जरूर ज्वाइन किया करें, वहाँ अपने बातों को रखा करें, ठीक है, ताकि हमें भी आप सबके विचारों से अवगत होने का मौका मिले। और आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद, जय भारत।